बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। मुल्क में केयर टेकर सेटअप आ गया है, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया है। कल सिंध के अंदर भी चीफ मिनिस्टर सिंध केयर टेकर आ गए हैं, उसके साथ 10 रुकनी काबीना भी आ गई। उनके सबके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो ये है कि वो अपने टाइम के अंदर इलेक्शन कराएं। इस पे हम तफसीलन आज बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चाह रही हैं, क्या डिलिमिटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और क्या डिलिमिटेशन 90 दिन में हो सकती है, ये पॉसिबल है, या वाकई ऐसा होगा कि इलेक्शन 2024 के मार्च अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएगी। महंगाई, सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। लग ऐसे ही रहा है कि जैसे केयर टेकर सेटअप ने आते साथ ही जो महंगाई की है, कि ऐसा लगे कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो बहुत ही अच्छे थे और ये केयर टेकर ने तो आके बहुत ही महंगाई। अब आप उसको पुराने वाले को सोचें कि वो कितने अच्छे थे। तो इस महंगाई का क्या हल है? ये जो केयर टेकर्स पूरा सेटअप है, इनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनसे आज तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम। रहीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हैं, GDA और फंक्शनल लीग के सीनियर रहनुमा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ फार्मर चेयरमैन FBR हैं, गवर्नमेंट के मामलात पे, इकानमी पे गहरी नज़र रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आपने टाइम दिया। निसार खोड़ो साहब, जो काकर साहब आ गए हैं, आप ये समझते हैं कि इनके लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो ये है कि ये विद इन दी टाइम 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो क्या डिलिमिटेशन भी करवा सकते हैं या डिलिमिटेशन करवाना ज़रूरी नहीं है? देखिए, खेती का प्राइम मिनिस्टर हमेशा ट्रांजिट है। ठीक सर। जहाज एक एयरपोर्ट पे उतरा, 1 घंटा इंतजार किया और फिर आगे चला गया। ये वो ट्रांजिट है। ठीक। जिसमें एक कैबिनेट है, सही, 20 रुकनी हो, 24 रुकनी हो, 50 रुकनी हो, जो भी है, उनका काम सिर्फ ये है कि इलेक्शन कमीशन की आप सहकार करो और उनके जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करो और इलेक्शन होने दो। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जुडिशरी से आएंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स। इलेक्शन अथॉरिटी और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट, और अनाउंस करना रिजल्ट्स। उसके लिए उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अपने कुछ न कुछ खाका भी तैयार किया हुआ है, कुछ अमेंडमेंट भी हुई हैं, और अमेंडमेंट्स होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये होगा कि जो रिज़ल्ट हैं पोलिंग ऑफिस के, पोलिंग स्टेशन के, वो उसी दम बताए जाएं, उसी दम रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाएं, और ये कलेक्शन हो, और कलेक्शन में कोई डुप्लिसिटी ना हो, डायकॉटमी ना हो, और वही चीज़ें अनाउंस हो जाएं। आवाम पर है कि वो किसको वोट दें, और इस लिहाज से केयर टेकर हुकूमत होती है, चाहे वो सूबे की हो, चाहे मरकज़ की हो। ठीक बात। डिलिमिटेशन में हमें ये पता है कि पाकिस्तान की नशिस्तें बढ़ नहीं रही, पंजाब की उतनी, फलां की उतनी, फलां की उतनी, सिंध की उतनी, जो भी है, और अगर बढ़ नहीं रही, नई डिलिमिटेशन पता नहीं कैसे करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। 90 दिन के अंदर अंदर आइन कहता है जी, इलेक्शन कमीशन आइन से ऊपर नहीं है। अथॉरिटी भले हो इलेक्शन कमीशन की डेट अनाउंस करने की, आइन को तब्दील करने की उनको अख्तियार नहीं है। अगर आइन कहता है 90 दिन, इलेक्शन कमीशन कहती है कि 6 महीने, तो फिर इसको ख़त्म कैसे किया जाए? इस चीज़ को, क्या ये मुनासिब नहीं है कि हर हलके में वोटर्स की तादाद बढ़ा दो? जब इतनी बड़ी वायलेशन कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानो ही नहीं,
और 6 महीने कह दो जी इतना लगेगा टाइम, करना है जो कर लो। इससे बेहतर क्या नहीं है कि जी वोटर लिस्ट को बढ़ा दो, अगर 4 लाख पे है तो 4.5 लाख कर दो। कैसे, खुद ही कर दें? हाँ, कैसे कर दें? हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोटों पर सूबाई असेंबली का बनता है हल्का, ठीक, इतने वोटों पर कौमी असेंबली का बनता है। अब पाकिस्तान की या सिंध की मरदमशुमारी बढ़ गई, करोड़ बढ़ी, 1.25 करोड़ बढ़ी, उसको उस तरह से करके उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश है कि एक आइन का भी पास रखा जाए, इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारियों से। आपका कहने का मतलब जो मैं समझाऊँ, आप कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ये भी हो जाए और इलेक्शन भी अपने टाइम पे हो जाए, आप इलेक्शन को आगे नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 12 बयानात दे दिए कि जी सेंसस हो जाने के बाद ये ज़रूरत है। उन्होंने बाकायदा शेड्यूल अनाउंस कर दिया है दिसंबर तक का। 90 दिन बनते हैं नवंबर में, ठीक, दिसंबर में देना और फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब है कि 1.5 महीना और। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की भरम रहे और इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इन विद इन 90 डेज कर सकें। अच्छा, तो आप ये डिमांड भी कर सकते हैं ना सर कि उन्होंने एक आपको प्रपोजल दिया है ये इलेक्शन कमीशन ने कि ये अगर आप डिलिमिटेशन के लिए जाएंगे तो ये यहाँ पे एंड होगा, तो वो तो फिजिबल ही नहीं है। जब वो फिजिबल नहीं है तो आप उससे पहले ही उनको मना कर दें कि डिलिमिटेशन ना करें। जी, अगर ये बात है तो हम भी कह चुके हैं, हम भी ऐसा कह चुके हैं कि जी हल्का बंदियां करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी कोई पिटीशन दाखिल की है चीफ जस्टिस के पास। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। अब उनकी हेयरिंग होती है, रद्द होती है या बहाल होती है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी पर भी आता है कि जी वो क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है, क्योंकि इस वक्त तक तो सुप्रीम कोर्ट का यही था 90 दिन। बिल्कुल ठीक है, अगर 90 दिन पहले था तो अभी भी होना चाहिए। आपके पास वापस आता हूँ ना सर, तो क्या आप समझते हैं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका अभी वोट बैंक इतना है कि वो आप पीडीएम उससे घबराए हुए हैं? मैं आपसे माजरत कर रहा हूं, मैं वापस आ गया ये सवाल ऐसे ये आपका ख्याल होगा आपसे। सरदार रहीम साहब, कल केयर टेकर सेटअप यहाँ पे सिंध में 10 केयर टेकर मिनिस्टर्स ने ओथ भी लिया, चीफ मिनिस्टर भी आया। आप ये समझते हैं कि ये जो अभी देखें इसी ने इलेक्शन कराने हैं ना, जिस तरह से सर ने उसको पूरा एक आपको प्रोसीजर हमें समझाया कि जिस तरह, तो आप इस केयर टेकर सेटअप से सेटिस्फाइड है? जी देखें, जब असेंबलियाँ तहरील हो गई, गवर्नमेंट बर्खास्त हो गई, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनली केयर टेकर सेटअप तो लाना ही है। ठीक सर, लेकिन निसार खोड़ो साहब ने जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ने करा रहे हैं। लेकिन दूसरे मामलात भी तो मुल्क के हैं ना जो चलाने के लिए कोई सेटअप है जो कि केयर टेकर है। तो केयर टेकर की पावर्स आप सल्ब करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुल्क चलता रहेगा और इलेक्शंस भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही हम बहुत ही ज़्यादा एक ब्रिंक ऑफ क्राइसिस, बल्कि क्राइसिस में हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, हर किस्म इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं हम लोग। ये मुल्क कैसे चलाएंगे जब तक केयर टेकर्स को इतनी छूट नहीं होगी कि वो अपना काम कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर सके। दूसरी बात जो निसार खोड़ो साहब ने कही, वो इलेक्शन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में है 90 दिन में कराए जाएँ। जी सर, लेकिन CCI में अप्रूवल भी निसार खोड़ो साहब की पार्टी ने दी। सही। और जो पहले पंजाब की असेंबली तहलील हुई और वो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए, तो फेडरल गवर्नमेंट में निसार खोड़ो साहब की पार्टी थी। ठीक है, तो अगर अभी फ़िलहाल इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते बावजूद, क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, नोटिफाई होगा वगैरह वगैरह, तो ये जाके इन्होंने दिया है दिसंबर की डेट। जी सर, तो नवंबर में होने चाहिए 90 दिन। ठीक है, तो अगर वो उससे एक्सीड कर जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं वायलेट होगा। यस, ठीक है, लेकिन आपको पहले भी हुआ है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा तो उसकी रेमेडी कहाँ है? आप जाएंगे, आप कोर्टों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में तो पहले भी गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो गवर्नमेंट ने नहीं कराए, तो
तो उसकी कोई सज़ा होती है या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करने की अबेटमेंट में या नहीं? पहले तो हम इस पे बात कर लें। ठीक बात। दूसरी बात यह है कि हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड भी होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ऐसे हालात नहीं है यहाँ पर कि इलेक्शंस हों, कि मतलब डिलिमिटेशन के बगैर कैसे आप इलेक्शन करेंगे? नहीं, केयर टेकर तो अमेंड नहीं कर सकता ना। नहीं, केयर टेकर नहीं, इनको करके जाना चाहिए था ना। अच्छा, ये जीडीए का मैं मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। हम ये कहते हैं, हमारा जीडीए ये चाहता है कि जो कानून के अंदर 90 दिन उसको, या आप कह रहे हैं डिलिमिटेशन हो जाए। मैं बिल्कुल वाज़ेह है हमारा कानून। हम कॉन्स्टिट्यूशन को एडेयर करने की बात करते हैं, लेकिन हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात करते हैं। अगर फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये बेकार है, ये आवाम को धोखा देने के लिए है और वो माफिया जो है दोबारा से काबिज हो। तो मैं आपके पास फिर वापस आता हूँ, मैं आपसे ये सवाल रखता हूँ कि ये जो सेटअप अभी आया है, इंक्लूडिंग काकड़ साहब, आप पूरे पाकिस्तान में इस सेटअप को समझते हैं कि ये बेहतर है और आपके लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एक्सपेक्टेड कर? मैं आपके पास वापस आता हूँ। शबर ज़ैदी साहब, थोड़ा सा एतराज़ था सही से रहीम साहब को, लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे को माफिया नहीं कहना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास इस पे आता हूँ सर, आप उस पर। शबर ज़ैदी साहब, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इकानमी को स्टेबल इस तरह से चलाए और महंगाई को और बढ़ाए? बेसिकली ये किसका राइट है ये कि ये सारी चीज़ों को स्टेबल लेके चले, या जो पिछली इलेक्टेड हुकूमत जो चीज़ दे के गई थी उसको धक्का लगा के चलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी लोग मौजूद हैं, वो सियासी जवाब देंगे। केयर टेकर के पास कोई पॉलिसी डिसीजन इकोनॉमिक मैटर पे नहीं होता था। ठीक। अब पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक तब्दीली करके उनको एक स्पेस दी है। ओके। जिसको मैं समझता हूँ कोई अच्छा वो कदम नहीं था कि एक अनइलेक्टेड आदमी को आप पॉलिसी डिसीजन की जगह दें। दे दी, खैर वो अलग बात है। अगर ये केयर टेकर एक फंडामेंटल तब्दीली माशी सूरत हाल पे ला सकती है तो फिर मैं कोई स्पेस इनको देने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज़ इनको कोई किसी किस्म का कोई राइट नहीं है कि वो 30-90 दिन से आगे जाएं। कोई राइट, किसी किस्म का कोई राइट नहीं है, ये गलत बात है। मगर अच्छा, अगर सिर्फ आपने इनको इसलिए लाया है कि ये IMF की चीज़ों को डॉटेड लाइन को टिक करते जाएं, तो फिर तो वो तो एक क्लर्क भी कर देगा ना, फिर इनकी ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, वो एक क्लर्क को बिठा दे, वो भी कर देगा। तो अगर इनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कराना है तो फिर ये 90 दिन में होगा। मगर मेरी जो सिक्स सेंस है, मैं आ रहा हूँ मैं अपनी सिक्स सेंस के ऊपर, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि ये चीज़ आपको वाजे होगी कुछ 1-2 हफ्ते के बाद। अच्छा, ठीक है, जिससे ये पता लगेगा कि इस पूरे सेटअप का इंटेंशन क्या है। राइट। इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स। इस सेटअप का इंटेंशन क्या है? अगर इस सेटअप का इंटेंशन पाकिस्तान के माशी हालात को किसी डगर पे डालने का है तो फिर ये आगे जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो एक सब सवाल है, फिर ये आगे जाएगा। मगर जो मुझे कंपोजिशन और जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं केयर टेकर में, जी सर, उसमें मुझे वो एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आ रही है। ठीक। जो कि मैं समझता था कि एक होगी अगर ये इकोनॉमिक्स की करेक्शन की तरफ जाने वाले हैं तो अच्छी बात है कि एक इकोनॉमिक की करेक्शन लेट इट बी डन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। मगर मैं आपको सिर्फ एक सवाल, जैसे बिल्कुल सही बात की सरदार अब्दुल रहीम साहब ने कि अब हम बात करते हैं बार बार आइन की, तो मोहसिन नकवी साहब कौन से आइन के तहत बैठे हुए हैं? बताए ना कौन से, ये फ्रंटियर वाला कौन से आइन के तहत बैठा हुआ है? दोनों। तो पाकिस्तान में अब आइन की बात करना, और मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, ऑल्दो इसका ताल्लुक नहीं है। हाँ। जड़ावाले के वाक़े के बाद मेरी नज़रें झुकी हुई हैं और मैं किसी बहैसियत पाकिस्तानी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं हुसैन साहब एक और बात इस पर कहना चाहता हूँ
ये जो मज़हब है ना, ये रूह और नफ्स की दवा है। यस, मगर दवा की ये खासियत होती है कि अगर दवा को गलत इस्तेमाल किया है तो वो जहर बन जाता है। तो हमारे यहाँ इस वक्त ये तो आज हमारे माशरे में मज़हब जहर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, दवा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सर रहा। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी बात को खोड़ो साहब से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे निसार खोड़ो साहब, जिस तरह से शबर जैदी साहब ने एक बात की कि जो हम जड़ावाला पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो मज़हब है वो एक रूह की ग़िज़ा है, और क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे में एक ओवरलोडेड बनाया गया है मज़हब, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंदिरों में जाते थे, वो चर्चों में जाते थे, गिरजाघरों में जाते थे, वहाँ जाकर लेक्चर देते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनको कन्वेंस करते थे कि वो बिकम मुस्लिम बने। हम तो उसको पता नहीं किधर लेके चले गए हैं। और जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, बीइंग अ सीनियर लीडर, आप क्या समझ? देखें, जड़ांवाला ज़हनी पसमानदगी का मिसाल है। इसी तरह से एक और बात हुई, सलमान तासीर गवर्नर सूबे का, मारने वाले नारा लगाते गए और हुजूम उनके साथ बढ़ता गया। भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए जिस तरह के रिएक्शन उस वक्त हुआ था कि मारने वाले के लिए जगह पड़ी थी, मरने वाले के लिए नहीं। इसी तरह से जड़ांवाला, इतनी सारी बातें करने के बावजूद ये हमारा माइंड सेट चेंज क्यों नहीं होता? हम पर तोहमत लगी फंडामेंटलिज्म की, इस्लामोफोबिया की और पता नहीं किसकी, पता नहीं कितने इस्तेमाल की कुव्वतें इस्तेमाल हुई इस तरह के उनको कंट्रोल करने के लिए, कितनी शहादतें हुई। ये हो क्यों नहीं रहा? इनटॉलरेंस, इंटरफेथ हार्मनी ना होना, इंटॉलरेंस। अब इंटॉलरेंस जमहूरियत में एंटी डेमोक्रेटिक कह सकता हूं। अब इंटॉलरेंस का क्या मतलब है? किसी को बर्दाश्त नहीं करो, अपनी बात को रोको, और छोटी सी बात को उठा के तुमने इतना बड़ा कर दिया। आज पाकिस्तान शायद शर्मिंदा है, जैसे उन्होंने कहा कि सर आंखें झुरकी हुई हैं हमारी, ये किस्सा करके। इस तरह से मैं सिर्फ यही अफसोस का इजहार कर सकता हूं कि इतने सारे फतवे भी आते हैं, इतने सारे फतवे आए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई माइंड टस से मस नहीं होता। तो ये परपेचुअल प्रोपोगेशन की बात है। आपके बोलने में वो आवाज़ नहीं, वो दिलचस्पी नहीं, या वो असर नहीं। रसूल पाक की क्यों भूल जाते हो? आखिरी खुतबा उनका क्यों भूलते हो? कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, और ये सारी चीज़ें क्यों भूल जाते? मुसलमान हम अपने आप को कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन कौन सी चीज़ों को हमने माना है? हम उसमें कभी बहुत बहुत खामियां हैं हमारे में, इसलिए हमारी ज़ुबान में वो चाशनी शायद नहीं है, न मौलवी साहबान के पास, न मेरे पास, न आपके पास, न किसी और के पास। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो मैं समझता हूँ ये टोटल फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे माशरती कॉन्ट्रैक्ट का, और हमारे जो डुअल एजुकेशन सिस्टम है, ये उसका रीज़न है। मतलब इसकी वजह से, क्योंकि हमने लोगों को ट्रेन ही नहीं किया कि टॉलरेंस क्या होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉवेनेंट सोशल मीडिया पे अभी राउंड्स कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना वो सही है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि वो म्यूज़ियम में मौजूद है। तो उन्होंने तो कॉवेनेंट किया था क्रिश्चियंस के साथ कि वो क़यामत जो है मुसलमान उनके खिलाफ किसी इस किस्म की कोई वो नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो हमें अपने लोगों को, अपने जहनों को कुशादा करना पड़ेगा। हमें सही एजुकेशन देनी पड़ेगी, यकसा एजुकेशन देनी पड़ेगी सबको,
और माशी तौर पर जो लोगों को उनका लेवल वेलबींग और लानी पड़ेगी, ताकि लोग इतनी जहालत की तरफ न जाएं, बल्कि अपने ज़रिए माश के ज़रिए से बेहतरी लाएं सोसाइटी में। ठीक सर, आप कुछ एक कर सर, मैं इस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, मगर पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मजहबी मामलात में रीजनेबल सोच रखती है। और अब तो मेरे आपके इस ख्याल को जानते हैं, मैं तो इस नतीजे में पहुंच गया हूँ कि शायद 10 साल के लिए खिला देना चाहिए इन मामलात के ऊपर। देखिए, आप तमाम पार्टीज को देख लें, वो किसी ना किसी तौर पे राइटियस पार्टीज के साथ एलाई करते हैं। आप ये नहीं समझते? नहीं, मैं पार्टी की तारीफ में नहीं कह रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ इस मुल्क की। जितनी पार्टियां पाकिस्तान की और हैं, वो सब राइटियस पार्टीज के साथ इनडायरेक्टली अलाइंड हैं, चाहे वो माने या नहीं माने। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, मेरा उनसे शदीद इख्तलाफात हैं सियासी, मगर मैं उन तीनों शख्सियात की इन मजहबी मामलात के ऊपर और इन मामलात के ऊपर मैं उनका 110% सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि वो जो ये देखिए ना, आपने ये मैं थोड़ी बात सरदार साहब की बात से डिसएग्री करता हूँ। इसमें आपको लीडरशिप को ये बताना पड़ेगा कि मजहब का मसला सियासत के अंदर नहीं लाया जाएगा। ये खत्म होना पड़ेगा। आप ये नहीं समझते कि एक ऐसा लीडर जिसने 3-3.5 साल इस मुल्क पे हुकूमत की एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसने मजहब को डेलिबरेटली यूज किया, ऐसे लोगों को प्रोवोक किया? और सर, आपको याद है कि मैं उसका साथी हूँ, आज तक, कल भी था, आज भी हूँ, ठीक है। और मैंने एक तकरीर की थी रियासत मदीना के बारे में, याद है आपको? मुझे याद है, आपने मेरे प्रोग्राम में बात की थी मैंने। तो मैं तो इन कॉन्सेप्ट को टोटली डिसएग्री करता हूं। मैं मजहब को किसी फॉर्म में सियासत के प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करने को, मैं आपको ऐसे, इसके लोग मुझे पूछते हैं कि मिसाल क्या है, मैं आपको इसी मिसाल देता हूं। हमारे साथी थे ना 71 में, 71 से पहले हमारे साथी थे ना। जी सर। आज बांग्लादेश क्या एक सही मुल्क नहीं है? बांग्लादेश में क्या खराबी है? बांग्लादेश एक नमाजें हो रही है, रोजा हो रहा है, हज हो रही है, ज़कात हो रही है, क्या नहीं हो रहा बांग्लादेश में? क्या बांग्लादेश में मजहब का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है? आप समझे बात को, समझे मैं कितनी बात, ये बड़ी बदकिस्मती बात नहीं, बदकिस्मती नहीं है, ये आपकी सोच है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि खास तौर पे GDA के रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर, सिंध में जो अगला इलेक्शन है किसका किसके साथ मुकाबला है। जी, वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी वाकई डरी हुई है कि जो सिंध में या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन में जाने से, जिसकी वजह से ये कभी कोई आर्गूमेंट्स ले आते हैं, कभी ये सेंसस का ले आते हैं, कभी डीलिमिटेशन का ले आते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये केयर टेकर सेटअप ही चले, उनसे टकराव ना हो। मैं अभी आपके सामने बैठ के बहस कर रहा था कि 90 दिन का ख्याल करो, 90 दिन का ख्याल करो। आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन पोस्टपोन कराना चाहता हूँ। साहब ने वो भी बताया ना कि रियलिटी तो ये नहीं है ना। एक मिनट, मैंने क्या कहा? 90 दिन का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन को फिर से रिवाइज करने का, उसको सोचने का, रिविजिट करने का भी आपके सामने बात की। तो मेरी तरफ से मैं क्लियर हूं, इलेक्शन कराओ, जल्दी कराओ, पाकिस्तान को जमहूरियत की पट्टी पाओ, इलेक्टेड हुकूमत को आगे आने दो, जो भी हो, ठीक है। ये केयर टेकर न किसी और किस्म का कोई निज़ाम पाकिस्तान का उम्मीद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, एक मेरा सवाल कि क्या आप ये समझते हैं कि आपके पास ये सबसे बड़ा खौफ है इस वक्त कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप बीइंग सदर सिंध के इलेक्टेबल्स पे लेके चले गए हैं, अब जियाला नहीं है जो रोड के पीछे, गाड़ी के पीछे भागता था, अब एक वडेरा, दूसरा वडेरा, तीसरा वडेरा, तीनों ही पीपल्स पार्टी में, अगर उसको कोई और कहीं से पर्ची आ जाए तो उधर देने दें। जी सर, जवाब तो देने दें। जी सर। पीपल्स पार्टी का असल में आइन क्या था? पार्टी फॉर एवरीबडी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। जब भुट्टो साहब थे तब बड़े लोग भी थे और गरीब वर्कर भी थे।
1970 वाली लिख लें। अब तो नहीं है गरीब वर्कर। एक मिनट बताइए। एक सेकंड थी तो मैं उसको भी कह सकता हूं कि वो भी जीतने वालों को लिए था। बेनी साहबा का पहला तजुर्बा 1988 का, तो वहां वर्कर भी थे, बड़े लोग भी थे। 90 में भी ऐसा हुआ, 93 में ऐसा हुआ, 97 में ऐसा हुआ, 2002 में ऐसा हुआ। सर ये तो मेरा 2000 सवाल था नहीं, मैं कि ये कह- था, मैं अब नहीं। हूं, ये है, ये अब भी है। अब कौन सा वर्कर है? क्या बात कर रहे हैं आप? सारे मेरी पार्टी में नए नाम आए। इलेक्टेबल आए हैं। क्या मतलब इलेक्टेबल का? पीपल्स पार्टी की जब टिकट मांगते हैं तो इलेक्टेबल की क्या बात रहती है? टिकट आप मांगते हो एक पार्टी से तो आप उसके हो जाते हो ना, उसका निशान है आपका निशान। उसके पास 35,000 वोट लेना होता है उसको, उसने 20 अपने होते हैं। तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि वो पीपल्स पार्टी के वोट है? नहीं वो तो इलेक्टेबल अपने हैं ना मैं सर। क्या इलेक्टेबल की क्यों बात कर रहे हो? जब मैं किसी पार्टी से टिकट मांगता हूं तो उस पार्टी की सपोर्ट पर मांगता हूं। आज भी भुट्टो और बेनजीर साहिबा वाली पीपल्स पार्टी है। ठीक है सरदार साहब, आपको लोग पसंद करते हैं, जलसों में आते हैं। हमारा दोस्त है पलीजो साहब, उनको बड़ी तकरीरें सुनते हैं, वोट नहीं देते, वोट इधर चला जाता है। देखिए ऐसा सिलसिला था, वो आप इसकी हिस्ट्री पीछे की देखें ना। भुट्टो साहब की एक पर्सनालिटी थी, एक लीडर थे, उनका एक मैसेज था आवाम के लिए नया, लोगों ने फॉलो किया उसे। उसके बाद जो भी हुआ जयाउल्लाह काग और सिलसिला, तो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद एक सिंपैथी वोट मिला उनको, बहुत मैसिव किस्म का, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत पर आई। फिर इन्होंने डील कर ली मियां नवाज शरीफ साहब से, ठीक है। चार्टर डेमोक्रेसी के जो असली पॉइंट थे उनको भूल गए, बाकी सिर्फ इलाक़ का जो है सिलसिला रखा और बारियाँ होंगे, ये बारी तुम्हारी, ये बारी हमारी। और उसके तहत फिर ये 2013 में इलेक्ट हुए। मतलब वो उनके पहले से गिवन था कि अब इनकी बारी होगी, सिंध में इन्हीं की बारी रही। वो तो अभी भी इनको बारी दे चुके हैं नवाज आ रहा हूँ ना ठीक है। वो तो फिर उसके बाद जो 2008 के इलेक्शन के बाद 2013 2018 के इलेक्शंस आपको पता है कैसे हुए। ये खुद कहते हैं सेलेक्टेड वफाक की हुकूमत, हम कहते हैं जो सिंध की हुकूमत सेलेक्टेड। ये तो नहीं हो सकता एक फार्मूला बनाया जाए और एक साइड इक्वेशन की जो है उसको कंसिडर न किया जाए। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी को इतने वोट दिलाए, इतनी सीटें दिलाई कि जो वफाक का प्राइम मिनिस्टर है उसको अगर घर भेजना हो तो असेंबली के अंदर से ही भेजा जा सके। वो सिर्फ सिंध में उनके वोट बढ़ाकर, उनके मेंबर्स बढ़ाकर ये फार्मूला अब भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी हम यही मैं आपसे, आपका जो सवाल था ना, जो आपने तमीद बानी, उसके जवाब में दे रहा था। ठीक है सर। अब क्या है कि पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। 15 साल में सिंध के अवाम का जो दुर्गत बनाई है इन्होंने, जो करप्शन का बाजार गर्म किया है, अवाम जो सैलाब ज़दागान को, आप देखें ये अल्लाह से भी नहीं डरते कि आखिरी बात जब जाते जाते कह रहे हैं कि जनाब हम घर दे देंगे, उसका मसले का हल तो वो उन्होंने कर लिया है, वो इलेक्टेबल्स को अपने साथ ले लिया है। अवाम की डिसप्लेजर, अवाम की नफरत, अवाम की डिससेटिस्फैक्शन इस इलेक्शन में जाहिर होगी। जब भी हम चाहते हैं कि टाइम लग जाए लेकिन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। थोड़ा सा गुजारिश कर जी प्लीज। पाकिस्तान में हर इलेक्शन कमीशन नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। भाई साहब हम पर कह रहे हैं कि जी हमने 15 साल में पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? लोग तो वोट देते हैं और 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज, प्रोविंशियल, नेशनल। अब ये लोकल बॉडीज को यकसर नज़रअंदाज करके हमसे ये कह देते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा गंद किया है। उसके रिजल्ट को तो याद ही नहीं रखते। कराना तो इलेक्शन कमीशन ने था, रिटर्निंग ऑफिसर उनके थे, जो कुछ भी था उनका था, तो वो तो न भूले ना। शहबाज साहब आप इस पे जवाब भी देना चाह रहे हैं, और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए इस वक्त काकड़ साहब के लिए हमारे पास लास्ट मिनट है, थोड़ा सा इसका डिफरेंट डायमेंशन दे दूं आपको प्लीज। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के इलेक्शन जीतने के लिए आवाम की वोट की ज़रूरत होती है, ठीक है, मगर कुछ
अच्छी आशीर्वाद आपको वॉशिंगटन से भी चाहिए होती है। समझ आई मेरी बात को गौर से सुन लेना बात। ये आप एडमिट कर रहे हैं कि ये होता है, ठीक है। और उनकी आशीर्वाद को जो लोग एडवाइस करते हैं उसमें हमारे जैसे लोग भी होते हैं, सही, ठीक है। और उसमें आज मेरी आशीर्वाद पीपल्स पार्टी के साथ है, इसलिए कि मैं तंग आ गया हूँ इन राइटिस्ट लोगों से। बेसिकली सिंपल इज दैट, वेरी सिंपल। मैं तंग आ चुका हूँ इस राइटिस्ट एलिमेंट के साथ जो पाकिस्तान माशरे को तबाह कर रहा है। मतलब हर चीज़ में आकर इन्होंने तबाही फेर दी। मैं नहीं कहता पीपल्स पार्टी अच्छी है, कोई हो सकता है बहुत खराबी गवर्नमेंट हो, मगर आप जो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो किसी आदमी को एक्सेप्ट करेगी वो पीपल्स पार्टी है। ये मेरी बात लिख लो आज आप। तो आप अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं एज अ टेक्नोक्रेट? मैं देख रहा हूँ सर, ये कह रहे हैं कि जो राइटिस्ट एलिमेंट है उसको नफरत करते हैं और उस वजह से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी अगर राइटिस्ट की गोद में बैठी हुई है तो उसके में क्या कहेंगे? वो गलत है। जो चेयरमैन है वो राइटिस्ट है, नवाज शरीफ राइटिस्ट है, पॉलिसियां वो बना रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? देखो बात सुनो, मैंने क्या कहा, पीपल्स पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी है। यस, मैंने उठते हुए ये कहा। और सोशल डेमोक्रेट का मतलब हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए, मेरे लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, शिये के लिए, अहमदी के लिए, जिसके लिए। ठीक है। तो मैं सोशल डेमोक्रेट पार्टी हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासत अलग चीज़ है और मजहब अलग चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें और क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, शब्बर जैदी साहब, शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आया है वो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल गिवन टाइम में अपने सारे काम भी करेंगे और साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के नई इलेक्टेड गवर्नमेंट को इंटेक्ट करेंगे। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।